हेलो टू एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो जेकेएसबी के एस्पिरेंट्स हैं उनको अपनी स्ट्रेटजी जो है वो चेंज क्यों करनी होगी, नहीं करनी होगी। ये जो है सिलेबस है एफएए का, जो रिसेंटली एग्ज़ाम्स हुए हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ गार्ड का हुआ है, जूनियर असिस्टेंट का हुआ है, जितने भी पोस्ट्स के एग्ज़ाम हुए हैं अभी वाइल्ड लाइफ गार्ड और फाइनेंस इंस्पेक्टर का रिज़ल्ट आया है। आपने देखा होगा कि कट ऑफ जो है उनके भी मार्क्स उतने नहीं हैं जितने आते थे पहले 120 में से 115 10 तो आराम से आते थे बच्चों के, क्योंकि 98 जो है वो कट ऑफ होता था। लेकिन इस बार जो है 98 जो है वो टॉपर के बच्चे को रेंज जिसको 1 है, ऐसे ही 93 है वाइल्ड लाइफ गार्ड में भी है, वैसे ही है। क्योंकि जो जेकेएसबी है वो अपना जो कट ऑफ होता था पहले ह्यूज होता था वो कम करना चाहते हैं, इसलिए जो है पेपर का ट्रेंड जो है वो हमें चेंज देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चाहे फाइनेंस का हो, चाहे किसी का भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, उनमें तो पेपर का ट्रेंड हमें चेंज देखने को ही मिलेगा ही मिलेगा। रही बात अब हमें किस पोर्शन को स्ट्रांग करना होगा ताकि हम भी कट ऑफ में आ जाएं। जीके जो है ये तो टफ हर किसी में आ रही हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस आ रही हैं, तो इसलिए ये सबको टफ लगती है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग हो रही है अब जीके भी। वरना जीके हम एक स्टेटमेंट पढ़ते थे तो हमारा आंसर जो है वो नीचे होता था, तो हम टिक करके आगे चले जाते थे। लेकिन अब जो है एक एक स्टेटमेंट पढ़नी पड़ती है, फिर उनमें से भी ऑप्शंस होते हैं जिनको आधों को नेगलेक्ट करना होता है, आधों को करेक्ट मानना होता है, फिर हम आंसर पर पहुंच सकते हैं। इसलिए एक एक स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इनको कट ऑफ डाउन करना है। इसीलिए जीके तो टफ पूछेंगे, क्योंकि सभी एग्ज़ामों में जीके जो है यही पोर्शन है जो कि टफ आया है ज़्यादातर एग्ज़ामों में। जो जेकेएसएसबी का अब फेवरेट टॉपिक बना है वो रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज या ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बन गया है, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं 2026 में, उसमें जो है आपने नोटिस किया होगा रिवर जो है और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो हर किसी एग्ज़ाम में आई हैं। सिर्फ एक एक नहीं आए हैं, बल्कि 2-2 4-4 आई हैं, तो फिर उनको पता था कि कौन किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये इसी की है कि नहीं है, वैसे लगाना था या ऑर्डर में लगाना था, वो ऐसे बन गया है। चाहे वो जम्मू कश्मीर की खुद की रिवर्स की ट्रिब्यूटरी हो, चाहे अदर्स की। और ड्रेनेज सिस्टम में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि वो रिवर्स एंड लेक्स इसी में ही कवर हो रहा है। वो टॉपिक्स भी उसमें यही आ रहा है कि कौन किस रिवर पे है और किस स्टेट में है। अब रही बात अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की, जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था अकाउंटेंसी का, उसमें जो है जीके जो है वो सिंपल ही आई थी, उतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, तो सिंपल ही थी वो। लेकिन स्टैटिस्टिक्स चाहे मैथमेटिक्स ले हम, उसमें वो स्टेटमेंट बेस पूछ गई थी उस तरह से। मतलब एक एक लिमिट एंड डेरिवेटिव्स का अगर हम एग्जांपल लेंगे, उसमें दिया गए थे क्वेश्चंस, उसमें बताना था कि कौन सा ठीक है, मतलब आंसर गिवन थे उसमें से ही स्टेटमेंट के साथ ही, तो हमें बताना था ये ठीक है कि गलत है, वैसे आए थे 2-2 3-3। अब जेकेएसएसबी को सभी बोल रहे हैं कि आप पेपर डालो टफ, लेकिन यूट्यूब पे पढ़ाते हैं जेकेएसएसबी एग्जामों के लिए डालो टफ, लेकिन ऐसा पेपर डालो ताकि वो टाइम में मैनेज हो जाए। अगर 120 मिनट्स है तो वो उसमें मैनेज होना चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगना चाहिए, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट में होता। वो पेपर जो था वो 80 मिनट से ज़्यादा का टाइम लेता था, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि अगर उसमें कंप्यूटर के 1-2 क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्ट ही थे, लेकिन उसमें भी स्टेटमेंट्स पढ़नी पड़ रही थी ज़रूरी, वरना वो भी गलत हो जाता था बच्चों को। बात अकाउंटेंसी बुक कीपिंग की, इसमें भी 15 से लेकर 20 तक जो है क्वेश्चन इस बार स्टेटमेंट बेस, मेजर टाइप या पेयर वाइज बेस आने के चांसेस बहुत है इस बार, क्योंकि कट ऑफ अगर डाउन करनी पड़ेगी तो पोर्शन तो टफ पूछे जाएंगे। इंग्लिश जो है ये तो सबने पढ़ा ही होगा, इसमें आप PYQs करो, जितने भी एग्ज़ाम हुए अभी रिसेंटली या उससे पहले भी, उसमें PYQs लगाओ। इसमें जो इडियम्स एंड फ्रेजेस और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम जो है ये अब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि पैराग्राफ
जिस तरह से पूछ रहे थे ये कर दिया है कि पूछना पैराग्राफ वगैरह, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रोल कर रहे हैं। आप इनके PYQs देखो, सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्या क्या आ रहा है या इडियम्स फ्रेजेस में वो पढ़ो। इसमें जो मेजरमेंट और सेंटेंस टेंस है इसमें हर साल आता ही आता है। पिछली बार जब आया था इसमें मीन मोड मीडियन निकालना था, उसको भी ऑर्डर में लगाना था कि मीन किसका हाईएस्ट आ रहा है, मोड किसका ऐसे ही, मीडियन किसका वैसे ही लगाना था। तो स्टेटमेंट बेस इसमें भी पूछने की चांसेस है, या प्राइमरी या सेकेंड डाटा में भी आती है क्वेश्चन से। अब है मैथमेटिक्स एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स ईजी तो आएंगी, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि जिस तरह से पिछली बार आए थे इस बार भी आने के चांसेस है। अकाउंटेंसी में जिस तरह से पिछली बार आए थे इस बार भी आने के चांसेस तो हैं। अगर इन्होंने दूसरे सब्जेक्ट में स्टेटमेंट बेस या टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा बनाया तो फिर ये मैथमेटिक्स को एक एक लाइन वाला ही जिस तरह से MCQ आता है वैसे ही पूछ सकते हैं। वैसे इकोनॉमिक्स का भी है, वैसे जिस तरह से आता है वैसे ही इसका भी आएगा, या तो एक स्टेटमेंट ही बेस आएगा या तो मैच टाइप ही आएगा। इसका भी बात करते हैं। जो ये साइंस का सिलेबस है ये प्योरली 10th बेस है। आधे बोलते हैं कि 11th 12th में भी ये टॉपिक्स हैं, जैसे कि न्यूटन हम पढ़ते हैं 11th में भी ये पढ़ते हैं, ये 9th में भी पढ़ते हैं। जब आप स्ट्रांग बेस बनानी पड़ेगी पहले, अगर हम वो नहीं बना सकते तो हम 11th का कैसे पढ़ेंगे। और ऊपर से जो है ये साइंस में उतने डीपली घुसेगी भी नहीं, क्योंकि ये यूनिट्स तो पूछेंगे ही पूछेंगे, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी पावर ये जो है यूनिट्स फिर भी पता ही होने चाहिए। ये यूनिट जो है हम इसके ये तो 10th में पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी नंबर 3 फिजिक्स में पोर्शन में आता है 10th के, तो उसमें तो यूनिट्स हम पढ़ते ही हैं। पावर का क्या है, वाट है वगैरह, या रेजिस्टेंस का क्या है। पिछली बार ये क्वेश्चन आया था मैच टाइप के, कौन सा सही है यूनिट के साथ। न्यूटन्स लॉ जो है ये भी हम पढ़ते ही हैं, फोर्स इक्वल टू मास इन एक्सेलरेशन, या उसके लॉ जो होते हैं फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, एवरी रिएक्शन दी रिजन अपोजिट इक्वल रिएक्शन जो थर्ड लॉ है, वे सब तो हम पढ़ते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत देखना होगा कि एग्जाम्पल्स क्या हैं। इसलिए आपको अगर ये 9th में तो 9th की NCERT उठाओ और उसमें देखो कि कैसा है और एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। और इलेक्ट्रिक करंट, पावर वगैरह, एनर्जी है उसमें भी MCQs वगैरह करो। इसलिए मैंने इससे पहले भी इस पे वीडियो बनाई थी कि आप कहाँ से कर सकते हो जनरल साइंस। आप अलग सर की वीडियो देख सकते हो इस पर, क्योंकि उन्होंने 10th लेवल बेस ही पढ़ा है, लेकिन उन्होंने NCERT पे भी फोकस किया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि CBSE उन्होंने वो CBSE बच्चों के लिए लिया है, क्योंकि CBSE जो है वो NCERT बेस ही क्वेश्चन पूछती है। इसलिए मैंने बोला था अलग सर का, क्योंकि वही आने के चांस भी है। अगर आप PYQs भी देखोगे वो वही है, 10th बेस या 9th बेस जो है वही है। जैसे कि ये भी आया था सोडियम का ये केमिकल फार्मूला वगैरह, वो भी हम 9th में ही पढ़ते हैं। टीचर्स पढ़ाते हैं कि पीरियड टेबल को याद करो और उनके सिम्बल्स भी याद रखो, या 10th में भी वो ज़रूरत पड़ती है। आज सिर्फ विटामिन जो है ये आपको 12th के NCERT से करना पड़ेगा। चैप्टर का नाम है बायोमॉलिक्यूल्स, उसमें भी विटामिन पोर्शन थोड़ा बहुत अलग से वही पढ़ना पड़ेगा, बायोमॉलिक्यूल्स पूरा चैप्टर नहीं। वैसे ही फूड चेन है, फूड वेब, ये भी 10th का ही है। इन्वायरमेंट पोल्यूशन भी 10th में ही पढ़ सकते हो आप। कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये जो है ये डिफरेंट पूछा जा रहा है। अगर हम देखेंगे पहले वेबसाइट ऑपरेटर का, उसमें जो है कंप्यूटर ईजी आया था, उसमें थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स जो था वो थोड़ा हाई लेवल का था, उतना भी नहीं था लेकिन मॉडरेट में तो था मैथमेटिक्स एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर तो उसमें डायरेक्ट पूछी गई थी। उसमें जो इजी पोर्शन था वो इंग्लिश और कंप्यूटर, उसमें इजी पोर्शन, क्योंकि 4 पोर्शन से उसमें उन्होंने 2 हार्ड पूछे थे, 2 इजी पूछे थे वेबसाइट ऑपरेटर में। इसीलिए जब बाकी एग्जाम्स हुए उनमें भी कंप्यूटर का लेवल तो आधों में इजी था और आधों में डिफ़िकल्ट था। जूनियर स्टूडेंट में बहुत डिफ़िकल्ट था कंप्यूटर का, उसमें हार्डेस्ट पोर्शन माना जाता है कंप्यूटर को जूनियर स्टूडेंट में। इसलिए आपको क्या करना होगा लास्ट में, आपको सिर्फ जो भी टॉपिक्स पढ़े, चाहे GK में किसी भी सब्जेक्ट में, आपको MCQs करने पड़ेंगे उस पर, चाहे स्टेटमेंट बेस चाहे एक लाइन वाला भी करो, मगर करो अब MCQ। स्टेटमेंट बेस ज़्यादा करो या मेजर टाइप, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ करेक्ट, ये सब MCQs करो। थैंक यू।